आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसका सबसे पहला टॉपिक है वर्क। आप कहते होंगे कि हम दिन भर बहुत काम करते हैं, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं या अगर कुकिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं बहुत थक गई और मैंने बहुत काम किया, लेकिन फिजिक्स इस चीज को काम नहीं मानती। फिजिक्स में वर्क हैज डिफरेंट मीनिंग्स। फिजिक्स कहती है कि सिर्फ फोर्स लगाना काफी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं उसमें एक जगह बैठकर काम हो रहा है। लेकिन फिजिक्स कहती है कि आपने अगर फोर्स लगानी है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट यानी आपने कोई डिस्टेंस भी कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बॉक्स को खींच रहे हैं तो आपने बॉक्स को हरकत दी और बॉक्स अपनी पोजीशन चेंज करके किसी नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो फिजिक्स कहेगी कि आपने काम किया है। साथ साथ हम टॉपिक को समझेंगे भी और साथ साथ बुक के पेज को भी देखेंगे। तो वर्क की डेफिनेशन बुक से देखते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट कहते हैं जब दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है, मैग्नीट्यूड कहते हैं वैल्यू को, ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस एग्जांपल में लें कि एक बच्चा एक ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, तो इसमें देखें कि फोर्स इस जानिब लग रही है, तो बॉक्स की मूवमेंट भी इसी जानिब है, तो हम बोलते हैं कि फोर्स और जो डिस्टेंस कवर है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क हुआ है। इसी एग्जांपल से हम लेते हैं फार्मूला। तो वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। यहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पर चूंकि आपका लेवल अभी क्लास का छोटा है, तो आप यहाँ पर इसको डिस्टेंस कवर्ड की सूरत में ही लेंगे। यहाँ पर हमारे पास यूनिट है W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम इकट्ठा करें तो यूनिट जो बनता है उसका वो जूल कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉक्स, यानी एक 20 न्यूटन की फोर्स है और ये बॉक्स को अपनी जगह से हिला के ले जाती है 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा? आपने फार्मूला लिखना है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स थी 20 और D था हमारा 2 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 न्यूटन मीटर आ जाएगा, या आप इसको 40 जूल भी कहते हैं। तो वर्क का यूनिट आपने याद रखना है, जूल है या फिर न्यूटन मीटर। अब बुक के पेज से देखते हैं कि अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे। आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ये जो ऊपर है आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना। आप ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं कि एक ब्लॉक है और वो पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था, फिर वो यहाँ पर पहुंचा, तो उसका जो डिस्टेंस कवर था उसको हम S कह लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर फार्मूला क्या बना? तो फार्मूला होगा हमारा F इंटू एस। अब आप समझे, आप सोचेंगे कभी D लिखा जा रहा है कभी S लिखा जा रहा है, तो S या D ये दोनों सेम है। आप चाहे S लिखें चाहे आप D लिखें, एक ही बात है। ओके, आपने फिर इसका फोर्स का यूनिट और S का यूनिट लिख देना है, जो कि न्यूटन मीटर होगा या जिसको हम जूल कह सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक डेफिनेशन आएगी, ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये नहीं याद कर सकते तो आप जस्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फार्मूला लिख लेंगे और साथ उसके आप यूनिट लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल भी देनी होती है। आपकी बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं थी, तो अब ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे अपने बुक के साइड पर। इफ अ मैन इज पुशिंग अ बॉक्स टू सम डिस्टेंस, यानी एक आदमी अगर किसी बॉक्स को थोड़े से फासले तक लेकर जा रहा है, देन ही इज डूइंग वर्क। तो ये आपका एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बुक से देखते हैं कि हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं। पहला जो हमारे पास पहली सिचुएशन है वो है व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें कि ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है और ये इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हम कहते हैं थीटा। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा F cos थीटा। तो अगर फोर्स एंगल बना रही है तो तब हम वर्क किस तरह से काउंट कर सकते हैं, उसके लिए आप ये डायग्राम देखें। वर्क डन व्हेन फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा। अब ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसको इस जगह से खींचा जा रहा है, तो जो फोर्स है यहाँ पर ये एक
एंगल बना रही है एंगल थीटा, और इसका जो कंपोनेंट है फोर्स का वो बनेगा एफ कॉस थीटा। अब ये एक डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें किसी एंगल का भी जिक्र हो तो आपने साथ भी कॉस थीटा जरूर लगाना है। तो हमारी इक्वेशन आ गई W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये आपने कर लेना है। अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप यहां से कर लेकर आप यहां तक इसका आंसर लिखेंगे, और अगर आप साथ ही डायग्राम बना लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो सिचुएशन है हमारे पास वो है इफ थीटा इज जीरो। जैसे यहाँ पर थीटा की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या है ना कि इस दफा जो थीटा है ये जीरो है। अगर जीरो थीटा हो तो क्या वर्क होगा, इसको समझते हैं। व्हेन थीटा इज जीरो, अब किस सिचुएशन में हो सकता है कि ये देखें कि एक बॉक्स पे फोर्स लगाई जा रही है और डिस्टेंस इसी जानब ट्रेवल किया जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है और फोर्स है इनका आपस में कोई एंगल नहीं बन रहा, बल्कि एंगल कौन सा बन रहा है, फोर्स का, वो बन रहा है थीटा, वो बन रहा है जीरो। जब एफ और डी या एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स का जो एंगल बनता है वो बनता है जीरो। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। आप डी की जगह एस बी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर हमारे पास है जीरो और कॉस जीरो है, तो कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी कॉस जीरो की जगह वन लिख लेंगे तो बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यानी अगर थीटा जीरो हो तो कॉस जीरो वन होता है, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला रह जाता है वो बन जाता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी या W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जीरो में अगर थीटा जीरो है तो फिर वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ तक ये इसका आंसर आता है। ये फार्मूला भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट सिचुएशन है इफ थीटा इज मेकिंग एंगल 90। इसको भी अंडरलाइन कर लें और इसको समझते हैं। ओके, ये सिचुएशन तब होती है जिस तरह ये एक आदमी है, ये एक ब्रीफ केस लेके जा रहा है, तो इसने अपने हाथ के जरिए फोर्स लगाई हुई है और ब्रीफ केस को ऊपर उठाया हुआ है और डिस्टेंस ट्रेवल इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फोर्स और जो डी है ये आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री होता है जीरो के इक्वल। तो एफ डॉट डी, और इसमें आप जीरो पुट करेंगे तो वर्क डन जीरो कब होगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो का एंगल बनाएंगे आपस में। तो अब देखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 इज इक्वल टू जीरो, which means the force has zero component in the direction of motion। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, फोर्स ऊपर है और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस और जीरो पुट करेंगे एंगल की जगह, तो ये हमारे पास वर्क डन जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। और ये क्वेश्चन लिख लें कि गिव एन एग्जांपल व्हेन द वर्क डन इज जीरो। तो आप यहां से नाउ से लिखेंगे इसको और यहां तक आप इसको पूरा लिखेंगे। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दिस इज द केस व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे कि इस डायग्राम में है। इट सजेस्ट दैट इफ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस वर्क डन इज जीरो, यानी इस बैग पर जो वर्क हुआ है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स टू अप्लाई टू होल्ड द लोड अपवर्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। जी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्ट मूव्स नॉट टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस जाने बी मूव कर रहा है। तो प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड आर नॉट चेंज, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट चाहे ईस्ट टू वेस्ट मूव करे, नॉर्थ टू साउथ मूव करे, लेकिन जो फोर्स और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है या जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि वर्क डन कोई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आप
नेक्स्ट जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हम फार्मूला के बीच में इस तरीके से डॉट लगा रहे हैं या फॉर एग्जांपल एफ डॉट डी लगा रहे हैं तो उसके बाद वैल्यू स्केलर में चली जाती है, लेकिन ये आप के लेवल तक इतना काफी है कि वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट में है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। अब आप यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे जहाँ डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे आप फोर्स को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस ओ आर और वाई एक्सिस ओ और पी कंसीडर होगा। अब आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यहाँ तक और फोर्स लगी है यहाँ तक। आप इस डॉटेड लाइन को आगे लेकर जाएं और एक्स एक्सिस से इस डॉटेड लाइन को ऊपर लेके जाएं तो ये पॉइंट क्यू के ऊपर मीट करता है। तो ये जितना भी शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है ये सारा हमें बताएगा कि वर्क कितना हुआ है। Hence the area under a force distance curve can be taken to represent the work done by the force। यानी ये सारा एरिया हमें बता रहा है कि कितना वर्क डन हुआ है। इस टॉपिक को समझे, बहुत इजी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।